हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का आज हम न्यू टॉपिक स्टडी करेंगे। इसके पहले के टॉपिक में हमने इमिशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा स्टडी किया था, एज वेल एज हमने बोर एटॉमिक मॉडल स्टडी किया था। ओके, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द रिजल्ट्स ऑफ बोर थ्योरी। ठीक है, हमें बोर थ्योरी के रिजल्ट स्टडी करने हैं। सो बोर थ्योरी स्टडी करने के बाद जो रिजल्ट्स बोर को पता चले उसने उसको पॉइंट वाइज सब आपको दिया है। ठीक है, तो बोर थ्योरी इज़ यूज टू डिराइव द एनर्जीज ऑफ ऑर्बिट। बोर थ्योरी जो है उसका यूज़ किसके लिए किया गया है? टू डिराइव द एनर्जीज ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट की जो एनर्जीज है उसको डिराइव करने के लिए उसने बोर थ्योरी का यूज़ किया। ठीक है, सो बोर थ्योरी इज़ यूज टू डिराइव द बोर थ्योरी इज़ यूज टू डिराइव द एनर्जीज ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट की एनर्जी डिराइव करने के लिए, निकालने के लिए बोर थ्योरी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड दैट इज़ द स्टेशनरी स्टेट। एंड ऑर्बिट को ही हम स्टेशनरी स्टेट्स बोलते हैं, उसको ही हम एक और नाम से बोल सकते हैं, दैट इज़ एनर्जी लेवल। ओके, सो बोर थ्योरी इज़ यूज टू डिराइव द एनर्जीज ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट की एनर्जी बताने के लिए हम बोर थ्योरी का यूज़ करते हैं, और उसको ऑर्बिट्स को ही हम स्टेशनरी स्टेट्स भी बोलते हैं इन द हाइड्रोजन एटम। और स्पेसिफिकली इसका जो ये थ्योरी है, ये जो बोर एटॉमिक मॉडल है, इट इज़ डिपेंड्स ओनली ऑन हाइड्रोजन। दैट मीन्स इट इज़ स्टडी रिलेटेड विद द हाइड्रोजन एटम। सो हाइड्रोजन एटम की जो स्टेशनरी स्टेट्स है, मतलब जो ऑर्बिट्स है, उसकी एनर्जी डिराइव करने के लिए हम ये बोर थ्योरी का यूज़ करते हैं। Then the result of Bohr theory for hydrogen are summarized here. ठीक है, जो रिजल्ट है बोर थ्योरी के फॉर हाइड्रोजन एटम वो नीचे समराइज किए गए हैं। उसमें से फर्स्ट पॉइंट देखो, द स्टेशनरी स्टेट्स फॉर इलेक्ट्रॉन आर नंबर्ड एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 डैश डैश। ठीक है, जितने भी उसके पास ऑर्बिट्स रहेंगे उसमें, मतलब जितनी उसके पास स्टेशनरी स्टेट रहेंगे उसका उस पर उसके हेल्प से एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। एंड दीज इंटीजर्स आर नोन एज अ प्रिंसिपल काउंटम नंबर, एंड दैट प्रिंसिपल काउंटम नंबर इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन। ठीक है, जो स्टेशनरी स्टेट्स मतलब जो ऑर्बिट्स होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं, ठीक है, मतलब न्यूक्लियस के सो द फर्स्ट पॉइंट जो दिया है, द स्टेशनरी स्टेट्स फॉर इलेक्ट्रॉन्स आर नंबर्ड एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ऐसे उसके स्टेशनरी स्टेट्स दिए इलेक्ट्रॉन के लिए। मतलब स्टेशनरी स्टेट्स फॉर इलेक्ट्रॉन्स आर नंबर्ड एज एन इज इक्वल टू 1 2 3 4, मतलब न्यूक्लियस के अराउंड में और बीट्स होती है उसको हम स्टेशनरी स्टेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, और उसमें और ये ऑर्बिट किसके लिए होती है, ये स्टेशनरी स्टेट किसके लिए होती है? इलेक्ट्रॉन्स के लिए होती है, जो उसमें रिवॉल्व होते रहते हैं। तो ये जो स्टेशनरी स्टेट्स है न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन के लिए, उसको हम नंबरिंग कर सकते हैं। दिस इज़ फर्स्ट, दैट इज एन इज इक्वल टू 1, दिस इज़ एन इज इक्वल टू 2, अगर उसके बाद भी है तो एन इज इक्वल टू 3, अगर उसके बाद भी है तो एन इज इक्वल टू 4। ऐसे हम उसको नंबरिंग कर सकते हैं। एंड दीज इंटीजर्स आर नोन एज अ प्रिंसिपल काउंटर नंबर। और ये जो इंटीजर्स हमें लिखे फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट को, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट को हमने 1 नंबर दिया, सेकेंड मतलब न्यूक्लियस के बाद वाली ऑर्बिट को हम 1 नंबर देंगे, मतलब एन इज इक्वल टू 1। उसके बाद जो नेक्स्ट रहेगी, मतलब जो न्यूक्लियस के क्लोजर है, दैट इज एन इज इक्वल टू 1, उसके बाद वाली एन इज इक्वल टू, उसके बाद वाली एन इज इक्वल टू, ऐसे उसका प्रिंसिपल काउंटर नंबर जो है वो बढ़ते जाएगा, 1 2 3 4 5 ऐसे। ठीक है, और ऑर्बिट को ही हम स्टेशनरी स्टेट्स बोलते हैं। ये जो स्टेशनरी स्टेट्स है इलेक्ट्रॉन के लिए, उसको हम नंबरिंग कर सकते हैं, एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 2, एन इज इक्वल टू 3, एंड दिस इंटीजर्स 1 2 3 आर कॉल्ड एज अ principal quantum number, and that principal quantum number is denoted by small n। उस principal quantum number को हम किसे डिनोट करते हैं? स्मॉल n से डिनोट करते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। क्लियर? ठीक है, तो समझ में आया फर्स्ट पॉइंट। उसका रिजल्ट क्या पता चला बोर थ्योरी का, कि हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए एक स्टेशनरी स्टेट्स होती है जिसको हम नंबरिंग करते हैं, एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 2, एन इज इक्वल टू 3। जो न्यूक्लियस के क्लोजर होती है उसको एन इज इक्वल टू 1, उसके बाद वाली को एन इज इक्वल टू, उसके बाद वाली को एन इज इक्वल टू 4। मतलब जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं वैसे वैसे एन का नंबर बढ़ते जाता है। और ये जो हमने जो नंबरिंग किया है स्टेशनरी स्टेट्स को 1 2 3 4, दैट इंटीजर्स कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल काउंटम नंबर। ठीक है, और जनरली हम प्रिंसिपल काउंटर नंबर को एन से डिनोट करते हैं, मतलब फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट का प्रिंसिपल काउंटर नंबर है 1। ठीक है, मतलब एन इज इक्वल टू 1 लाइकवाइज। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकेंड पॉइंट देखो, दैट इज बी पॉइंट। द
द रेडाई ऑफ द स्टेशनरी स्टेट्स आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर ए ज़ीरो। ठीक है, स्टेशनरी स्टेट की जो रेडियस होती है, जो रेडाई होती है, तो उसको हम बाय फॉर्मूला निकाल सकते हैं, रेडाई ऑफ द स्टेशनरी से। अब रेडाई मतलब, अब रेडाई क्यों बोला है, क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियस के अराउंड में बहुत सारे स्टेशनरी स्टेट्स रहते हैं डिपेंडिंग ऑन द एटॉमिक नंबर। उसके बाद जितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहेंगे उसके अकॉर्डिंग एटम के सेंटर में जो न्यूक्लियस है उसके सराउंडिंग में बहुत सारे ऑर्बिट्स, बहुत सारी स्टेशनरी स्टेट रह सकती है। और उसकी रेडियस निकालना मतलब एटम का न्यूक्लियस और न्यूक्लियस का सेंटर से लेकर फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट स्टेशन स्टेट की रेडियस, फिर सेंटर से लेकर सेकंड की रेडियस, फिर सेंटर से लेकर थर्ड की रेडियस, ऐसे हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है आर एन, एंड एन के जगह पे अगर फर्स्ट के लिए निकालना है, फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट है तो एन की जगह पे 1 आएगा, तो R1 इज इक्वल टू एन स्क्वायर ए ज़ीरो। ठीक है, अब ये जो है इसको इसकी हमें वैल्यू दी है A0, इट इज़ कॉल्ड एज A0 इज गिवन 52.9। ओके, अब अगर ये वैल्यू आपको साइंटिस्ट ने स्टैंडर्ड दी है, सब पिकोमीटर में दी हुई है, तो आप इसको यहाँ पे डायरेक्टली पुटअप करोगे। दिस रिलेशन इज़ गिवन बाय द बोर। ठीक है, वी डोंट गिवन सच अ लार्ज एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस कि हाउ दिस फॉर्मूलाज कम, बट वी स्टिल अंडरस्टैंड इज कि आर एन इट इज़ यूज फॉर रेडियस फॉर फाइंडिंग आउट द एन नंबर ऑफ प्रिंसिपल काउंटर नंबर, दैट इज एन इज इक्वल टू 1 है, तो हम फर्स्ट के लिए, फर्स्ट सेशन सेट के लिए रेडियस निकाल सकते हैं इज इक्वल टू एन स्क्वायर ए जीरो है। A0 के लिए आपको वैल्यू दी दैट इज 52.9, ये पुटअप करोगे, एन मतलब आपका प्रिंसिपल काउंटर नंबर आएगा, फर्स्ट है तो 1 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, और इस फॉर्मूले की हेल्प से आप कोई भी स्टेशनरी स्टेट की, कोई भी ऑर्बिट की एनर्जी को, रेडियस को फाइंड आउट कर सकते हो। एंड दस द रेडियस ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट्स कॉल्ड द बोर रेडियस। देखो अगर हमने यहाँ पे पुटअप भी कर दिया तो फर्स्ट प्रिंसिपल काउंटर मतलब फर्स्ट शेल, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट। ठीक है, तो एन मतलब 1 स्क्वायर और A0 मतलब 52.9। ठीक है, और हमने अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 का स्क्वायर मतलब 1, और 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर 52.9 ही आएगा। ठीक है, तो 52.9 आएगा। तो ये जो 52.9 है दैट इज़ अ बोर रेडियस। ठीक है, तो दस द रेडियस ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट कॉल्ड एज अ बोर रेडियस एंड इट इज़ 52.9। ठीक है, मतलब पहली जो स्टेशनरी स्टेट है जो न्यूक्लियस के क्लोजर होती है उसकी रेडियस को हम बोलते हैं बोर रेडियस, जो कितनी होती है 52.9 पिकोमीटर। ओके, मतलब दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट की रेडियस को हम क्या बोलते हैं, बोर रेडियस। देन उसके बाद सी पॉइंट देखो, सी पॉइंट में देखो क्या दिया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी एसोसिएट विद द इलेक्ट्रॉन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी associated with the electron is the energy of its stationary state. The most important property associated with the electron is the energy of its stationary state. सबसे important property जो इलेक्ट्रॉन से एसोसिएट करती है वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एनर्जी ऑफ इट्स स्टेशनरी स्टेट, उस स्टेशनरी स्टेट्स की एनर्जी। ये सब स्टेशन सेट के बारे में दिया, मतलब ऑर्बिट्स के बारे में दिया। सबसे पहले पॉइंट में हमने देखा था कि ऑर्बिट्स को हम नंबरिंग करते हैं, मतलब स्टेशन सेट को हम नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 इंटीजर से, उसको ही हम प्रिंसिपल काउंटर नंबर बोलते हैं, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, मतलब फर्स्ट शेल एन इज इक्वल टू 1, सेकेंड शेल एन इज इक्वल टू 2, लाइक वाइज। सेकेंड में हमने रेडियस के बारे में स्टडी किया, हम हर एक स्टेशनरी स्टेट की, हर एक ऑर्बिट की एनर्जी को रेडियस को फाइंड आउट कर सकते हैं बाई यूजिंग फॉर्मूला आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर A0। और A0 जो है उसके लिए हमें साइंटिस्ट ने वैल्यू दी है 52.9। और जो फर्स्ट ऑर्बिट है, जो फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट है, उसकी जो रेडियस है, उसकी रेडियस को बोर रेडियस कहा गया एंड इट इज़ 52.9, या फिर हम इसको बोर कांस्टेंट भी कह सकते हैं, 52.9। वो पुटअप करने से हमें बोर रेडियस मिल जाएगी। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो दिया है हमें, ये दिया एनर्जी के बारे में कि जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन से जो एसोसिएट करती है, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉन से एसोसिएट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो है स्टेशनरी स्टेट की एनर्जी। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो बाय एब्सॉर्बिंग सम एनर्जी प्रमोट होते हैं फ्रॉम वन स्टेशनरी स्टेट टू अनदर स्टेशनरी स्टेट, मतलब वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट, या फिर वो एनर्जी को लूज़ करके हायर स्टेशनरी स्टेट से लोअर में आता है।
मतलब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में भी आता है, तो उसकी एनर्जी उसके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसलिए स्टेशनरी स्टेट की एनर्जी इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर द इलेक्ट्रॉन एंड इट इज़ गिवन बाय एक्सप्रेशन। और एनर्जी निकालने के लिए भी हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है, E1 इज इक्वल्स टू माइनस RH1/n²। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला हम एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। एनर्जी हम E1 दिया है, 1 स्टैंड फॉर द फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट, दैट मीन्स फर्स्ट ऑर्बिट, दैट मीन्स फर्स्ट शेल, ठीक है। और उसको हम एनर्जी लेवल भी, उसके बहुत सारे नाम हो गए, हम उसको ऑर्बिट बोलते हैं इन जनरल, हमें जो पता है उसको हम स्टेशनरी स्टेट्स बोलते हैं, ठीक है। ऑर्बिट, स्टेशनरी स्टेट्स, शेल, और उसका एक और नाम पड़ेगा एनर्जी लेवल ऑल्सो, ओके। तो एनर्जी निकालने के लिए, उस स्टेशनरी स्टेट की एनर्जी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। अगर हमें फर्स्ट की निकालनी है तो E1 लिखा है इज इक्वल टू माइनस RH, और RH का आपको इसके नीचे ही आपको दिया कि वो क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट है, ठीक है। RH क्या है, इज द रेडबर्ग कांस्टेंट फॉर द हाइड्रोजन। स्पेसिफिकली किसके लिए दिया है, हाइड्रोजन आइटम के लिए ये कांस्टेंट फाइंड आउट किया है, उसका नाम क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। और उसकी वैल्यू आपको गिवन है, इट्स वैल्यू इज जूल, इन जूल, उसकी वैल्यू जूल में है, एंड हाउ मच इट इज़ 2.18 इंटू 10⁻18 जूल, ओके। तो ये हमें याद रखना है कि RH जो इस फॉर्मूले में हमें RH दिया है वो क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट है, वो भी हाइड्रोजन के लिए, रेडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन, एंड इट्स वैल्यू इन जूल, एंड हाउ मच इट इज़ 2.18 इंटू 10⁻18 जूल, ओके। और ये वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुटअप कर सकते, तो माइनस RH1/n², एंड यू नो वेरी वेल RH की वैल्यू हमें गिवन है, N की वैल्यू हम पुटअप करेंगे जिसकी हमें एनर्जी निकालनी है। अगर हमें फर्स्ट ऑर्बिट की निकालनी है, फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट की निकालनी है एनर्जी, तो हम यहाँ पे 1 पुटअप करेंगे, तो 1/1², 1/1² मतलब आंसर 1 ही मिलने वाला है। मतलब क्या कि जो रेडबर्ग कांस्टेंट रहेगा उसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई तो हमें उतना ही आंसर मिलने वाला है। मतलब हमारे पहले स्टेट का, मतलब पहले स्टेशनरी स्टेट की जो एनर्जी है वो कितनी रहेगी, 2.18 इंटू 10⁻18 जूल, जो हमने इसके पहले रेडियस के साथ भी वैसे ही कंसिडर किया था। मतलब रेडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू है दैट इज़ द एनर्जी फॉर द फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट। लोवेस्ट एनर्जी स्टेट इज कॉल्ड द ग्राउंड स्टेट। जो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, ठीक है। लोवेस्ट एनर्जी स्टेट जिसकी सबसे कम एनर्जी होती है, जो मतलब जिस स्टेशनरी स्टेट की, जिस ऑर्बिट की एनर्जी लोवेस्ट होती है, ठीक है, तो उस लोवेस्ट एनर्जी स्टेट को हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। समझ में आया, मतलब जिस स्टेशनरी स्टेट की एनर्जी सबसे लोवेस्ट होती है तो उस लोवेस्ट एनर्जी वाले स्टेट को हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। एंड एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट 1/1² state is सॉरी, एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट 1/1² जो हमने इसमें देखा था, क्योंकि हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर RH तो उतना ही रहेगा 2.18 इंटू 10⁻18 एंड 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब फर्स्ट के लिए 1 है तो 1², तो मैंने आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करके बताया था 1/1² मतलब 1 ही होगा, और इसकी वैल्यू मतलब 2.18 इंटू 10⁻18 इंटू 1 मतलब आंसर कितना मिलेगा, 2.18 इंटू 10⁻18। तो ये आपको नीचे देखो कैलकुलेशन करके दिया है। तो एनर्जी फॉर द फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट दैट इज़ अ ग्राउंड स्टेट, हाउ मच इट इज़, E1 इज इक्वल टू माइनस 2.18, ये फॉर्मूला में हमने पुटअप किया है। रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय फर्स्ट शेल मतलब 1² इज इक्वल टू, हमारा आंसर कितना है, -2.18 इंटू 10⁻18 जूल। सो एनर्जी ऑफ द स्टेशनरी स्टेट करस्पॉन्ड टू n इज इक्वल टू 1। अब ये सेकेंड स्टेट के लिए निकाला है, E2 रेडबर्ग कांस्टेंट 2.18 इंटू 10⁻18, फिर 1/, अब n की वैल्यू 2 आएगी तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 आएगा। तो अब हम 4 से इस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, इट बिकम्स अ -0.545 इंटू 10⁻18 जूल। ये होगी हमारी सेकेंड स्टेशनरी स्टेट की एनर्जी। तो इस तरीके से हम E3, E4, E5 इस स्टेशनरी स्टेट की एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते। नाउ वी आर मूविंग टू विद द नेक्स्ट। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। इस और एक पॉइंट आपको दिया है बाद में, डी पॉइंट रिजल्ट का ही है, बट बीच में आपको ये यहाँ पे निगेटिव साइन के लिए दिया कि ये जो एनर्जी हम निकाल रहे हैं स्टेशनरी स्टेट की वो निगेटिव में है। तो एग्जैक्टली ये क्या है, मतलब इसका रोल कॉल क्या है नेगेटिव साइन का, वो हमें स्टडी करना है। इसी पॉइंट का पॉइंट है आपको नीचे दिया हुआ है, तो जस्ट थिंक में हम वो पॉइंट देखेंगे और रिजल्ट का और एक पॉइंट है जो हम देखेंगे इसके बाद, ओके।
ये 2 पॉइंट हो गए। पहले पॉइंट में स्टेशनरी स्टेट को हमने नंबर दिया है, दैट इज़ इंटीजर से उसको रिप्रेजेंट, उसको प्रिंसिपल क्वांटिटी बोला। सेकंड में हमने रेडियस फाइंड आउट किया, रेडियस के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। उसके बाद हमने हर एक एनर्जी स्टेट के स्टेशनरी स्टेट को फाइंड आउट किया। नाउ अब एनर्जी की वैल्यू जो निगेटिव आई है हर एक इसमें, इसकी भी वैल्यू माइनस में है, माइनस इसकी भी वैल्यू माइनस है। तो स्टेशनरी स्टेट की जो एनर्जी निगेटिव में आती है, इसके पीछे क्या रीज़न है, मतलब उसका क्या है, मतलब व्हाट इज़ द मीन ऑफ दैट नेगेटिव साइन, that we have to think. Okay, तो just think what does the negative sign of the electron energy convey. ठीक है, ये जो नेगेटिव साइन होता है इलेक्ट्रॉन एनर्जी का, मतलब जो इलेक्ट्रॉन की जो स्टेशनरी स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल द एनर्जी है, मतलब जो एनर्जी वहाँ पे दी है उस स्टेशनरी स्टेट की, तो वो नेगेटिव साइन से हमें क्या पता चलता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट. व्हाट डज द नेगेटिव साइन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एनर्जी कन्वे, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का नेगेटिव साइन हमें क्या बताता है, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट रेस्ट इज एन इलेक्ट्रॉन दैट इज एट इन्फिनिटी फ्रॉम द न्यूक्लियस. मतलब एक फ्री इलेक्ट्रॉन है जो रेस्ट में है. ठीक है, अब फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट में इसका मतलब क्या कि ऐसा इलेक्ट्रॉन इज़ एट एन इन्फिनिटी फ्रॉम द न्यूक्लियस, मतलब वो न्यूक्लियस से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, मतलब वो ऑर्बिट जिस ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो स्टेशनरी स्टेट, जिस स्टेशनरी स्टेट में वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो स्टेशनरी स्टेट न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है, इनफैक्ट वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है. ठीक है, और इसके वजह से डज नॉट एक्सपीरियंस एनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, उसकी वजह से उस इलेक्ट्रॉन का और उस न्यूक्लियस का कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं, या फिर वो जो इलेक्ट्रॉन है जो बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट स्टेशनरी से, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जो स्टेशनरी स्टेट है सब, ठीक है, जो इनफाइनाइट स्टेशनरी स्टेट है, जो इनफाइनाइट ऑर्बिट है, उसमें वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और उस इलेक्ट्रॉन का उस न्यूक्लियस के साथ कोई भी अट्रैक्शन नहीं है, मतलब दोनों के बीच में कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस नहीं करता टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, एंड देयरफॉर इट इज़ असाइन द एनर्जी वैल्यू ज़ीरो. इसका मतलब उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, ज़ीरो. मतलब कोई भी अगर फ्री इलेक्ट्रॉन बोला है एट रेस्ट, इसका मतलब क्या कि वो इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट नंबर के स्टेशनरी स्टेट में है, और उसका न्यूक्लियस की तरफ कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, और उसके वजह से उसकी जो एनर्जी है वो ज़ीरो है. ठीक है, समझ में आया. द नेगेटिव साइन मीन्स दैट, अब नेगेटिव साइन का मीनिंग क्या है, नेगेटिव साइन मीन्स दैट द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द एटम इज लोअर दैन द एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट. मतलब इलेक्ट्रॉन के एनर्जी के सामने अगर नेगेटिव साइन है, तो इससे ये समझ में आता है कि नेगेटिव साइन है मतलब उसकी एनर्जी कम है, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है, किससे, फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट से, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़ीरो होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन ज़ीरो, और निगेटिव मतलब क्या, ज़ीरो से कम. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. नेगेटिव साइन मतलब क्या, नेगेटिव हमेशा ज़ीरो के नीचे आता है, ज़ीरो से कम होता है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करेगा कि नेगेटिव साइन मतलब कि उस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो एनर्जी फ्री इलेक्ट्रॉन के एनर्जी से कम है, इसीलिए वो निगेटिव है. ठीक है, और मैथमेटिकली दिस करस्पॉन्ड टू अ सेटिंग एंड mathematically this correspond to the setting mathematically this corresponds to setting n equal to infinity in the equation so that E infinity is equal to 0. और मैथमेटिकली इक्वेशन वहाँ पे सेट किया गया जिसमें n इक्वल टू इन्फिनिटी रखा गया, मतलब एनर्जी ऑफ इन्फिनिटी स्टेशनरी स्टेट इज इक्वल टू 0, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर है उस स्टेशनरी स्टेट का, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हो न्यूक्लियस से, तो उसको हमने इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट किया, मतलब इन्फिनिटी स्टेशनरी स्टेट है और उसकी एनर्जी तो ई इन्फिनिटी, मतलब एनर्जी ऑफ इन्फिनिटी स्टेशनरी स्टेट इज इक्वल टू 0, क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रॉन था वो फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसका कोई अट्रैक्शन ही न्यूक्लियस के साथ, इसलिए उसकी एनर्जी 0 है. एंड एज द इलेक्ट्रॉन गेट क्लोज टू द न्यूक्लियस, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोजर आते जाएगा तो एन अपने आप कम होगा, क्योंकि अगर वो ज़्यादा डिस्टेंस पे तो इन्फिनिटी, और जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोजर आते जाएगा तो प्रिंसिपल काउंटर नंबर, मतलब एन का जो नंबर है वो डिक्रीज होते जाएगा. ठीक है, कम होते होते आपको दिखेगा, और इसके साथ साथ ई एन की वैल्यू, आपको एनर्जी की वैल्यू बढ़ती हुई मिलेगी. एनर्जी कैसे आपको ज़्यादा मिलेगी
ठीक है। एंड मोर नेगेटिव, आपको एनर्जी की वैल्यू आपको ज़्यादा मिलती जाएगी। मतलब जैसे जैसे वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोजर आएगा तो प्रिंसिपल काउंटर नंबर मतलब एन की वैल्यू जो है वो आपको डिक्रीज होते हुए मिलेगी, लेकिन एट द सेम टाइम उसकी एनर्जी की वैल्यू जो है वो जीरो से बढ़ती हुई आपको मिलेगी, लेकिन वो मोर एंड मोर नेगेटिव आपको मिलेगी। एनर्जी तो बढ़ेगी लेकिन कैसे रहेगी, नेगेटिव में रहेगी। ठीक है। एंड दस द स्टेशनरी स्टेट्स विद अ स्मॉलर वैल्यू ऑफ एन, ऐसी स्टेशनरी स्टेट जिसकी एन की वैल्यू स्मॉलर है, हैव अ लार्ज एंड नेगेटिव एनर्जी। ठीक है। मतलब जिस स्टेशनरी स्टेट की स्मॉलर एन की वैल्यू है उसकी एनर्जी लार्ज एंड नेगेटिव होती है। समझ में आया। स्टेशनरी स्टेट विद अ स्मॉलर वैल्यू ऑफ एन हैव लार्ज एंड नेगेटिव एनर्जी। क्लियर हो गया। मतलब जिस स्टेशनरी स्टेट की एन की वैल्यू कम है, मतलब 1 है, 2 है, 3 है, तो उसकी जो एनर्जी की वैल्यू होती है उस स्टेशनरी सेट की वो लार्जर भी होती है और निगेटिव होती है। एंड द नेगेटिव साइन करस्पॉन्ड्स टू द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। वो नेगेटिव साइन क्या बताता है, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। ठीक है। समझ में आया। जितनी ज़्यादा निगेटिव रहेगी उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन उन दो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में रहेगा। ये इससे हमें समझ में आता है। ठीक है। क्या कहा मैंने कि जितनी ज़्यादा निगेटिव वैल्यू रहेगी उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन रहेगा। तो ये हो गया आपका पॉइंट कि व्हाट डज द नेगेटिव साइन ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी कन्वे। नेगेटिव साइन हमें क्या बताता है, समझ में आया। जितना नेगेटिव रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस से अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका कैन जस्ट थिंक का पॉइंट। सो देखो नेक्स्ट पॉइंट आपको ड्यू यू नो का दिया है, बट ड्यू यू नो के बाद एक प्रॉब्लम भी दिया है, तो ये पॉइंट आपको बाद में बता देती हूँ। आपका जो रिजल्ट है कंटिन्यूएशन में लेती हूँ। ठीक है। आपके ए बी सी ऐसे 3 पॉइंट हो चुके थे। अब हमारा डी पॉइंट देख लेते बोर थ्योरी के रिजल्ट का। तो बोर थ्योरी कैन बी अप्लाइड टू द हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। जो बोर थ्योरी है वो किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं हम, हाइड्रोजन के जैसे स्पीसीज के लिए, जैसे He+ है, Li2+ है, Be3+ है। ठीक है। एंड सो ऑन। ठीक है। बोर थ्योरी को हम किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, हाइड्रोजन के जैसे स्पीसीज के लिए। मतलब इन जनरल जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो जिस भी स्पीसीज के पास एक इलेक्ट्रॉन आता है उस स्पीसीज के लिए ये हम अप्लाई कर सकते हैं। मतलब बोर थ्योरी हम उस स्पीसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऐसी स्पीसीज जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है उसको हम ये अप्लाई कर सकते हैं। एंड सो ऑन। एंड एनर्जी ऑफ द स्टेशनरी स्टेट एसोसिएट विद दिस स्पीसीज आर गिवन बाय। ठीक है। एनर्जीज ऑफ द स्टेशनरी स्टेट्स, एनर्जी जो होती है स्टेशनरी स्टेट की एसोसिएट विद द स्पीसीज आर गिवन बाय। मतलब जिस स्पीसीज के लिए, चाहे He+ स्पीसीज हो या फिर Li2+ स्पीसीज हो या फिर Be3+ स्पीसीज हो, इस स्पीसीज के लिए अगर हमें उस स्टेशनरी स्टेट की एनर्जी फाइंड आउट करनी है, ठीक है, मतलब एनर्जीज ऑफ स्टेशनरी स्टेट एसोसिएटेड विद दिस स्पीसीज आर गिवन बाय इक्वेशन। मतलब He+ इस स्पीसीज के लिए अगर स्टेशनरी स्टेट की एनर्जी निकालनी है या फिर Li2+ इस स्पीसीज के लिए हमें स्टेशनरी स्टेट की एनर्जीज फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला दिया है। विद हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला हम इस स्पीसीज की स्टेशनरी स्टेट की एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। So formula is what? En is equal to -2.18 into 10 to the power -18 मल्टीप्लाइड बाय Z² अपॉन n² जूल, क्योंकि एनर्जी हमेशा जूल में होती है। एंड n के जगह पे हम क्या पुटअप कर सकते हैं, हमें जिस भी एनर्जी स्टेशनरी स्टेट की वैल्यू निकालनी है उसका नंबर हम यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं। फर्स्ट के लिए निकालना तो n=1, सेकेंड स्टेशनरी स्टेट के लिए निकालना तो n=2। ठीक है। और साथ में Z जो है इट्स अ एटॉमिक नंबर, मतलब उस एलिमेंट का एटम, जैसे हीलियम है तो उसका एटम नंबर 2 है, लिथियम का एटम नंबर 3 है, बेरिलियम का एटम नंबर 4 है, वो पुटअप करेंगे। एंड n क्या है, प्रिंसिपल काउंटिंग नंबर, मतलब हमें कौन से शेल की एनर्जी निकालनी है। तो यहाँ और यहाँ वैल्यू सेम रहेगी। मतलब अगर हमें फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट के लिए निकालना है, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकालना तो 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। हमें सेकंड स्टेशनरी स्टेट मतलब सेकंड ऑर्बिट के लिए निकालना है, यहाँ पे 2 तो यहाँ पे भी 2 आएगा। ओके। देन उसके बाद हम रेडियस भी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय गिविंग दिस एक्सप्रेशन Rn इज इक्वल टू 52.9 n² डिवाइडेड बाय Z पिकोमीटर। अगेन सेम टर्म है, यहाँ पे n यहाँ पे भी n, तो इन जगह पे सेम वैल्यू आएगी। प्रिंसिपल काउंटर नंबर मतलब कौन से नंबर की स्टेशनरी स्टेट है वो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फर्स्ट है तो n 1 1 यहाँ पे लिखेंगे। एंड Z तो पता है उसका एटॉमिक नंबर उस स्पीसीज का। नाउ
where the Z is the atomic number, and from the above expression it can be seen that the energy decreases, becomes more negative. फ्रॉम द अबो एक्सप्रेशन इट कैन बी सीन दैट, जो हमें ऊपर जो एक्सप्रेशन दिया है उससे हमें पता चलता है कि एनर्जी डिक्रीजेस एंड रेडियस बिकम्स स्मॉलर एज द वैल्यू ऑफ जेड इंक्रीज। अगर जेड की वैल्यू, मतलब इस इक्वेशन का रिलेशन दिया है, ठीक है, अगर एनर्जी डिक्रीजेस, एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है, मतलब बिकम्स मोर नेगेटिव, एंड रेडियस बिकम्स स्मॉलर एज द वैल्यू ऑफ जेड इंक्रीजेज। अगर जेड मतलब एटॉमिक नंबर अगर इंक्रीज होता है तो रेडियस उसकी स्मॉलर होती है और एनर्जी क्या होती है उसकी डिक्रीज होती है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या दिया कि जैसे जैसे स्पीसीज का एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते जाएगा वैसे वैसे उसकी रेडियस जो है वो स्मॉल होगी, क्योंकि जैसे Z इंक्रीज होता है तो Z मतलब एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर एटॉमिक नंबर बढ़ा मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे न्यूक्लियस में, एज वेल एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन बढ़ेगा तो उसका साइज अपने आप कम होगा, और एज वेल एज एनर्जी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी और मोर नेगेटिव रहेगी। ठीक है, ये उसका कहना है। देन ई पॉइंट देखो, वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द बोर थ्योरी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते बोर थ्योरी के हेल्प से, मतलब वो कितनी स्पीड से कितने पर सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उस पर हम उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। किससे, बोर थ्योरी के, मतलब बोर थ्योरी के हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड क्वालिटेटिवली इट इज़ फाउंड that the magnitude of velocity of an electron increases with increase of z। क्वालिटेटिवली हमने ये फाउंड आउट किया है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, मतलब वेलोसिटी की जो वैल्यू है, वेलोसिटी किसकी, इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती है विथ इंक्रीज ऑफ जेड। जेड मतलब एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर उस स्पीसीज का बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। ठीक है, एंड डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और वेलोसिटी की वैल्यू कब डिक्रीज होगी, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होगा वैसे वैसे, जैसे जैसे n इज इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे इंक्रीज होते जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ते जाएगा और वेलोसिटी उसकी डिक्रीज होगी, मतलब लास्ट वाले जो ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसकी वेलोसिटी कम रहेगी, वो कम वेलोसिटी से मूव करेगा, और जो न्यूक्लियस के क्लोजर है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी और ज़्यादा स्पीड से वो घूमेंगे। ठीक है, और एटॉमिक नंबर बढ़ने से क्या होगा, उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमें कम मिलेगा, मतलब जितना बड़ा z उतना वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की कम, और जितना क्वांटम नंबर बढ़ते जाएगा उतनी उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। समझ में आया, एक इंक्रीज का पॉइंट और एक डिक्रीज का। ठीक है, अगर z इंक्रीज हुआ, अगर z इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैग्नीट्यूड ऑफ या फिर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। ठीक है, अगर z इंक्रीज हुआ तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, एंड इफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब n की वैल्यू अगर इंक्रीज हो गई तो क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। समझ में आया, z इंक्रीज हुआ तो वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज हुआ मतलब यहाँ पे z इंक्रीज तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, लेकिन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज एंड वेलोसिटी गेट डिक्रीज। ओके, तो यहाँ पे ये लेक्चर जो है मैं स्टॉप करती हूँ और प्रॉब्लम आपको नेक्स्ट सेशन में बता देती हूँ। थैंक यू।